खेत के बीच में वो आदमी मारा गया जिसके वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। उसको एफआईआर लिखी गई कि रोड रेज की एफआईआर थी। रोड रेज कहीं खेतों के बीच में रोड रेज होता है जहाँ पे देखिए जो भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं वो 90% तो इंसिडेंट अंडर रिपोर्टेड है। अच्छा, 90% इंसिडेंट अंडर रिपोर्टेड है। भारत का इतिहास तय करेगा और भारत के कानून व्यवस्था पर जब लिखा जाएगा तब भी ये बात तय होगी कि इन मस्जिदों को तोड़ने में किसका हाथ था। यहाँ पे दो चीज़ें तो रिसेंटली हेट क्राइम के आपको दो इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। पहला इंसिडेंट जो दिल्ली में हुआ, वहाँ पे एक मुस्लिम लड़का जो कि कुर्ता पैजामा टोपी पहने हुआ था, उसको एक हिंदुत्व की भीड़ ने मारा और बुरी तरीके से मारा। और मारने के बाद वो इतना डर गया था कि वो न पुलिस के पास गया और वो जाके ना उसके फैमिली वाले को पता है। जब वीडियो वायरल हुआ तो उसने कहा कि हम डरे हुए थे। इससे रिस्पांस में पुलिस ने कहा कि हमारा अगर कोई कंप्लेन आएगा तो हम फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। एक दूसरा इंसिडेंट गाज़ियाबाद का है, जहाँ पे एक भीड़ ने एक मुस्लिम शख्स को बीफ के नाम से मारा और बुरी तरीके से मारा। मारने के बाद पुलिस ने उसे ही हिरासत में लिया और जो लोग मारा उसके खिलाफ़ कोई एक्शन अभी तक नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए या उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कौन लड़ेगा? वो डरे हुए लोग, वो गरीब लोग, वो कमज़ोर लोग जिनके पास ना कोई साधन है ना कोई है, उसके लिए कौन लड़ेगा? ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन APCR, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, वो है जो ऐसे केसेस को इंटरवीन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, मॉरल और लीगल और फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ इस वक्त नदीम खान साहब है, एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं और APCR के सेक्रेटरी हैं। हाँ, आज हम इनसे बात करेंगे इस सिलसिले में कि ऐसे केसेस के सिलसिले में आखिर ऐसे केसेस को कैसे हल किया जाए, इसके क्या स्टेप लिए जाएं और इसमें क्या इंटरवेंशन होना चाहिए कम्युनिटी का। नदीम भाई, इस वक्त करंट सिचुएशन में APCR ऑर्गेनाइजेशन जो कि विक्टिम मॉब लिंचिंग और इन सब के विक्टिम्स के लिए लड़ती है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है ये काम इस वक्त? जाहिर सी बात है कि जो लगातार ये हेट क्राइम होते हैं या स्टेट की एट्रोसिटीज़ होती हैं या हिंदुत्व टेरर है या स्टेट टेरर है जी, इन सब के जो विक्टिम्स हैं वो बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं जी, और वो इतने मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं कि वो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। जी, तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा होगा वो कैसे जो है वो किसी लीगल बैटल को लड़ सकता है, कहीं मुकदमे लड़ सकता है, ये तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के साथ में हेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मॉब वायलेंस के वाक़यात हो रहे हैं या कम्युनल वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगे, APCR या APCR जैसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, तो मार्जिनलाइज सेक्शन को तो कभी जस्टिस मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए इनकी ज़रूरत भी है और इफ़ादियत भी है। लेकिन इस सिलसिले में जो स्टेट का मैकेनिज़्म है जस्टिस दिलाने का, वो उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है? जनरल क्राइम ये होता है कि उसमें स्टेट इंटरवीन करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, और ऐसे केसेस में आप लोग जैसे एक्टिविस्ट और APCR जैसे लोगों सामने आ पाते, तो स्टेट का इंटरवेंशन क्या होता है इसमें, ऐसे केसेस में? देखिए, स्टेट तो इस वक्त हॉस्टाइल सिचुएशन में है। स्टेट पहले विक्टिम और एक्यूज़ की आइडेंटिटी को देखता है, फिर आइडेंटिटी के हिसाब से केसेस को लड़ता है। और जहाँ तक हेट क्राइम के मसलों की बात है, स्टेट की कोशिश ये होती है कि हेट क्राइम को जनरल क्राइम के डायरेक्शन में लिया जाए। अगर किसी के साथ में हेट क्राइम के तहत यानी कि उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी या उसकी कास्ट आइडेंटिटी या उसकी जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पर कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटीज़ के हिसाब से उसकी कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए, तो वो ना करके चोरी का, लूट मार का, छीन झपट का, इस तरह का जनरल केस करके उसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करती है और ये पुलिस थ्रू आउट द कंट्री करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मसले में जो पूरा प्रोसिक्यूशन का रोल है, वो प्रोसिक्यूशन ख़ुद अपने आप में एक पार्टी बन जाता है, जहाँ पर शुरुआत ये होती है कम से कम आप उन सेक्शंस पे FIR करा सकें। अगर FIR नहीं हो सकी है तो कोर्ट में उसको उन सेक्शंस को ऐड करा सकें,
या फिर कम से कम हेट क्राइम के एंगल पे इन्वेस्टिगेशन करा सके। इन्वेस्टिगेशन ना हो तो कोर्ट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन। क्यों करती है पुलिस ऐसा जनरल की तरफ, क्यों हेड क्राइम को क्यों मिटाना चाहती है इसमें हेड एंगल को? ये तो पुलिस वाले या सिस्टम के लोग ही इस पे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इससे उनकी बदनामी होगी, सरकार की बदनामी होगी। नंबर ऑफ़ हेट क्राइम के इंसिडेंट बढ़ेंगे तो दुनिया उनसे सवाल पूछेगी कि आप विश्वगुरु बनने चले हैं, आपके यहाँ तो इक्वल जस्टिस सिस्टम नहीं है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को लेके वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको नकारते हैं, इसलिए वो उसको मना करते हैं। ऐसे इंसिडेंट किस लेवल पे बढ़ रहे हैं, क्या मतलब इसका अगर अंदाज़ा लगाए आप तो क्या आपको क्या सिचुएशन लगता है, कितने लेवल? देखिए, जो भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं वो 90% तो इंसिडेंट अंडर रिपोर्टेड है। अच्छा, 90% इंसिडेंट अंडर रिपोर्टेड हैं। अंडर रिपोर्टेड में वो भी हैं जिनकी रिपोर्ट हुई लेकिन उनकी रिपोर्ट दूसरे सेक्शंस पे हुई। जो लोग हेट क्राइम, अब बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनको मीडिया के ज़रिए पुलिस वाले मैनेज कर लेते हैं। अब मुझे याद है एक बार बहुत पहले जो है वो करीमगंज में एक हेट क्राइम हुआ जिसमें एक आदमी की एक मॉब ने लिंच किया उसको। पुलिस ने एफआईआर लिखा कि वो चोरी करके भाग रहा था, इसलिए उसमें मौत हो गई। जब दिल्ली के मीडिया ने, हम लोगों ने जब उस पर हेट क्राइम के तहत रिपोर्ट डाली तो दिल्ली के मीडिया ने स्पेशल सेल पुलिस से बात करी, वहाँ पे एसपी पुलिस सिटी से बात करी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि ये मॉब वायलेंस का केस नहीं है। तो पता चला मीडिया ने हमारे ही बारे में लिखना शुरू कर दिया। वो एक दो लोग हैं जो काँव का शो वगैरह करते हैं, उन्होंने कहा देखिए साहब ये एक्टिविस्ट चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो असल मसला क्या है कि मीडिया क्राइम के केसेस में पुलिस की एफआईआर के बेसिस पे रिपोर्ट करता है, उसका अपना कोई इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज़्म नहीं है। तो पुलिस अगर मॉब लिंचिंग के केस में चोरी का एफआईआर करेगी तो वो उसको चोरी के सेक्शन में डालेगा, अगर वो डकैती में डालेगा तो वो डकैती में डालेगा, अगर वो जनरल किसी क्राइम में डालेगा तो वो उसके हिसाब से करेगा। तो असल प्रॉब्लम ये है कि जितने भी केसेस मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट में आते हैं वो पुलिस के वर्जन की कॉपी होते हैं और पुलिस अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट करती है। हमारे और आपके पास में जो केसेस आते हैं वो केसेस सोशल मीडिया के माध्यम से, अल्टरनेट मीडिया के माध्यम से आते हैं। लेकिन जैसे आपने जब शुरुआत में कहा कि गाज़ियाबाद में जो केस हुआ, उस केस को अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने की कोशिश करेंगे या कल को उसके एफआईआर के बेसिस पर उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो ये लगेगा कि वो आदमी जो पकड़ा गया है वो बीफ की स्मगलिंग में पकड़ा गया है और पब्लिक ने उससे पूछताछ करी और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन बीफ का एलिगेशन लगाया गया, बीफ था कि नहीं वो अभी तक तय नहीं हुआ है। बीफ अभी सीज करके भेजा गया, लेकिन उस सबसे पहले उस आदमी को जेल में डाल दिया गया जो मॉब के वायलेंस का शिकार हुआ। ये इसमें ऐसे जो हेट क्राइम बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बीफ के अलावा, जो कि चोरी का इल्ज़ाम लगा के मारते हैं, लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हैं। इन इल्ज़ामों की असलियत क्या होती है? क्या ये कोई असलियत नहीं होती है, वो तो मारने वाले मारने के बाद ये इल्ज़ाम सेट करते हैं। आपको याद होगा हापुड़ में एक मॉब लिंचिंग हुई थी जिसमें एक आदमी मरते मरते बचा था और एक मर गया था जो पानी मांग रहा था, उसके ऊपर पानी फेंका जा रहा था। उसकी एफआईआर आपको पता है क्या लिखी गई है? रोड रेज की। खेत के बीच में वो आदमी मारा गया जिसके वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। उसको एफआईआर लिखी गई कि रोड रेज की एफआईआर थी। रोड रेज कहीं खेतों के बीच में रोड रेज होता है? जहाँ पे सड़क नहीं है, जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड रेज हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी लगता है कि जो पुलिस के लोग झूठ बोलते हैं कम से कम अच्छे अंदाज पे झूठ बोल रहे हैं। इनके स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन है वो कम से कम ढंग की स्क्रिप्ट लिख के इससे कोई आदमी यकीन तो कर सके। एपीसीआर ऐसे केसेस को हैंडल करती आ रही है। अगर आप एक ओवरव्यू देना चाहें तो कौन कौन से केसेस को आप इस वक्त हैंडल करें, बड़े केसेस को जिसको आप मॉब वायलेंस के केस हैं जिनको आप हेट क्राइम कहते हैं जी, कम्युनल वायलेंस के केसेस हैं, टेरर के केसेस हैं, फिर वर्शिप प्लेस के इश्यूज़ हैं। तो ये तमाम तरह के जो भी कलेक्टिव पनिशमेंट में जो बेसिक राइट के ह्यूमन राइट्स हैं, अब वो बेसिक ह्यूमन राइट या सिविल राइट किसी के रिलीजियस राइट भी हो सकते हैं, रिलीजन के प्रैक्टिस के राइट भी हो सकते हैं, राइट टू पार्टनर के भी केस के मामले हो सकते हैं जिनको आप जो है वो अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने की फ्रीडम के बारे में कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के केसेस हैं जिसमें ज़्यादातर केसेस मॉब वायलेंस के हैं या कम्युनल वायलेंस के हैं या टेरर के हैं या फिर उसके अलावा जो वर्शिप प्लेसेस के या स्पिरिचुअल स्क्रेड प्लेसेस के हैं। तो उसमें मस्जिद के केस हैं, मदरसे हैं,
दरगाहें, मज़ारें हैं, इनके केसेस हैं, या फिर दंगों के या मॉब वायलेंस के केसेस। कितना आप इस ऐसे मामले में आप कामयाब होते हैं, सक्सेस पाते हैं? देखिए, ये बहुत लॉन्ग बैटल है। आप किसी केस को 5 साल लड़ते हैं, आपके ख़िलाफ़ फैसला आता है, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर 3 साल आप हाई कोर्ट में लड़ते हैं, फिर आपके ख़िलाफ़ फैसला आता है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वहाँ से छूटते हैं, या कभी कभी आप अपने आदमी को लोअर कोर्ट में छुड़ा लेते हैं। उसके बाद पुलिस उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट चली जाती है, तो फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप सज़ा का ऑर्डर ले लेते हैं लोअर कोर्ट से, लेकिन दूसरी वाली पार्टी रिलीफ मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाती है। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिसमें कोई टाइम फिक्स्ड हो, और ऐसा भी मैकेनिज़्म नहीं है जिसमें आप परसेंटेज ऑफ सक्सेस या फेल्योर लगा सकते हैं। असल सक्सेस या फेल्योर इन केसेस का कोर्ट में ले जाना और मजबूती के साथ लड़ना, और जब तक मुकदमा चले उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म होना चाहिए। यही उस केस का असल पहलू है। बाकी अदालतें किस अंदाज में काम कर रही हैं, कोर्ट रूम का एनवायरनमेंट क्या है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब हम सब सारे लोग इन केसेस को देख रहे हैं, तो उस पर बहुत तफसीली बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो हमारा या हमारे जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका यही काम है कि हम किसी भी केस में वॉकओवर नहीं दे रहे हैं। हम आँख नहीं, आप यहाँ से बैठ के मुझे कन्याकुमारी तक के मुद्दों पे अगर बात करेंगे तो मैं आपको केस टू केस स्टेटस बता दूंगा, जिसमें ज़्यादातर केसेस जो भी इंसिडेंट्स हैं उनमें हमारा इंटरवेंशन मिलेगा। तो मुझे लगता है इंटरवेंशन और प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब तारीख लिखी जाएगी तो इंडियन जुडिशरी की भी तारीख लिखी जाएगी। कैसा होता है, आप जैसे बताया अदालत का माहौल, अगर आप ओवरव्यू बताना मैंने चाहें? आपको बोला कि ये सब केसेस सब जुडिस हैं, चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब हम तो उन केसेस को देख रहे हैं, हम कहें मुझे अदालतों पे भरोसा नहीं, तो हम तो अदालतों में इन केसेस को लड़ रहे हैं। तो बहरहाल अब वो एक अलग बहस है जब होगी। लेकिन हमने जो आपसे इम्पॉर्टेंट बात कही कि पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपके पास में जो लीगल जस्टिस सिस्टम अवेलेबल है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस लीगल जस्टिस सिस्टम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंस के मैकेनिज़्म को लगाकर, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसिक्यूशंस के मैकेनिज़्म को लगाकर जो रिलीफ कम्युनिटी के लिए हम ले सकते हैं, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये ऐसे केसेस को, खासकर हम देखा जाए तो एंटी मुस्लिम जो एक्शंस होते हैं, इसको सिर्फ लीगल फाइट से डील किया जा सकता है कि कुछ और भी लड़ाई होनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि कोर्ट भी नैरेटिव से चलती है। समाज में क्या नैरेटिव हो रहा है, अखबारों में क्या लिख रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, समाज में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया क्या लिखता है, बहुत सारे केसेस में सुओ मोटो आज भी हो रहा है, इतने बुरे माहौल के बावजूद भी। यानी कि समाज में जो उथल पुथल मची है उसका असर कोर्ट नहीं पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कहते हैं कि केवल कोर्ट की लड़ाई होगी, तो वो बात अपने आप में बेमानी है। कोर्ट के अलावा जो नैरेटिव की जंग है, जिस नैरेटिव को बनाने के लिए आपको सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, हॉल्स में भी आना पड़ेगा, स्टूडियोज़ में भी आना पड़ेगा, यानी कि पब्लिक मीटिंग से लेकर ओरिएंटेशन के कुछ प्रोग्राम भी आपको करने पड़ेंगे। वो नैरेटिव बिल्डअप की जो एक्सरसाइजेज है, वो एक्सरसाइजेज आपको करनी पड़ेंगी। तो सिर्फ कोर्ट से काम नहीं चलना, बल्कि कोर्ट के साथ साथ नैरेटिव पे भी काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त ये चीज़ जो है पिछले 10 साल से एक बड़ा इशू बना हुआ है मुसलमानों के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए भी। तो आपको कैसा लगता है इस पे जो रिस्पांस रहा है, ये सोसाइटी का रिस्पांस या कम्युनिटी का रिस्पांस, उस रिस्पांस को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ज़्यादा लोगों का कम्युनिटी से एक्सपेक्टेशन या कम्युनिटी से रिस्पांस कम होने पे डिसअपॉइंट होना भी, हमेशा कम्युनिटीज़ ऐसी ही चलती हैं। 2-3% लोग होते हैं जो कम्युनिटी इश्यूज़ पर, इस तरह के इश्यूज़ पर बात करते हैं। बाकी दुनिया ऐसे ही चलती है। क्या आज़ादी की लड़ाई में पूरे भारत देश के लोग एक साथ काम कर रहे थे? क्या पूरा भारत सड़कों पे था? एक सिलेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमेशा इस पे बात करता है। और मोर और लेस मुझे लगता है कि अभी अगर पोस्ट कोविड या पोस्ट सीएम एंटी सीए मूवमेंट बात करें, तो इसमें तो आपको कंपेयर टू अदर कम्युनिटी एंड कंपेयर टू अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, you will find many people in comparison to other places कि यहाँ पर the people are very much active in comparison to other place। ये फाइट कितना रिस्की है, ये मतलब इसे कितना, आप क्या किसी तरह के एक्शन गवर्नमेंट या और किसी तरह के एक्शन से वल्नरेबल है? मतलब आपको जाहिर सी बात है कि जब आप किसी मजबूत सरकारों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो सरकारें आपके ख़िलाफ़ साजिश करती हैं, आपको तंग करने की कोशिश करती हैं, तो वल्नरेबिलिटी हाई हो जाती है। और भारत देश में जो भारतीय एजेंसियां हैं,
जितनी भी एजेंसीज़ यहाँ पे काम करती हैं उनके ह्यूमन राइट के जो हिस्ट्री है ह्यूमन राइट वायलेशन का वो बहुत ख़राब है। तो जाहिर सी बात है कि इन हिस्ट्री और इन सिचुएशन में वल्नरेबिलिटी बहुत हाई होती है, लेकिन असल में बात ये भी है कि अगर आज आप या हम इस बात को नहीं करेंगे तो किसी न किसी को कलेक्टिवली तो इस बात को करना पड़ेगा। सोसाइटी ऐसे रन नहीं हो सकती। तो ठीक है, अब वो जो होगा देखा जाएगा। बहुत से हम लोग दिल्ली में बैठ के जब ये बातचीत कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, आसाम और बंगाल के सरहदी इलाकों में जो लोग ये काम कर रहे हैं, यानी कि इंसानी हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमसे और आपसे वो 10 गुना ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो उनकी वल्नरेबिलिटी के मुकाबले हम लोगों की वल्नरेबिलिटी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। आप पर्सनल लेवल पे कितना चैलेंजेस फेस किए हैं? एक बार आपको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ठीक है, वो केसेस करते हैं, लेकिन अब मैंने आपसे बताया कि हम लोग एक्टिविस्ट हैं। हमारा अपनी जो परेशानी है अगर हम वो लोगों के सामने बयान करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर बात नहीं होगी। बेहतर बात ये होगी कि हम जो लोग ये काम को कर रहे हैं वो आवाम की बात करें, और यही इन प्रिंसिपल बात है कि आप अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं, अपने अचीवमेंट पे अगर ज़्यादा बात करेंगे तो ये जो अवामी तहरीकात हैं, जो पब्लिक मूवमेंट हैं, वो इंडिविजुअल को रोमांटिसाइज़ करने पे, उनको ग्लैमराइज़ करने पे हो जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल है। जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं उनको पता है। जब आपको ये बात पता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं आपके सवाल से, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये काम करना चाहिए। वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि वो जो अरेस्ट का क्या मामला था, एक्चुअली उसका असल हुआ क्या था मामला? ये केसेस सब जुडिस हैं। जो केसेस कोर्ट में सब जुडिस हैं, तो मैं उसके बारे में, अपने ही बारे में, अपने केस के बारे में सब जुडिस होने के बाद कैसे बात कर सकता हूँ? तो अरेस्ट करने की जो कोशिश की गई थी उस वक्त वही मैंने बताया, कोशिश करी थी। FIR है, मुकदमा चल रहा है, देखा जाएगा। इस वक्त जो है राजस्थान में कई सीमावर्ती इलाका में भी बुलडोजर एक्शन हुए मस्जिदों पे, और कई जगह पे मस्जिदों पे एक्शन लिए गए। इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको ये पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। जी 2014 से 2019 इंडिविजुअल्स की लाइफ को थ्रेट किया गया और उनकी मॉब लिंचिंग करी गई। जी सेकेंड लाइन में इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी को बुलडोज किया गया। जी थर्ड फेस में कलेक्टिव पनिशमेंट के राउंड में एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा गया है, जिसमें रिलीजियस प्लेसेस का नंबर है। जयपुर में तो वो बॉर्डर के अंदर नहीं आता है। जयपुर में तो वो प्रॉपर्टी मुसलमानों ने जो ख़रीदी थी वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ही ख़रीदी थी। बनारस की जो मस्जिदें हैं वो 500-500 साल पुरानी मस्जिद हैं। दिल्ली में जो चीज़ें शहीद हुई वो 600 साल पुरानी मस्जिदें शहीद थी। 300 साल प्रॉपर्टी पुरानी है, उसको अचानक 50 साल पुराना कोई इंस्टीट्यूशन आके अवैध बता देता है। दरअसल इन सब के पीछे मुसलमानों के जो निशानात हैं, मुसलमानों के जो मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट करते हुए जो प्लेसेस हैं उनको निकालने की कोशिश है। कहा यह जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में ये सारे इलाके जो हैं वो सेंसिटिव हैं। तो क्या सेंसिटिव केवल मस्जिदें हैं? क्या उन पूरे इलाकों में सिर्फ मंदिर सेंसिटिव है? 15 किलोमीटर बॉर्डर से, राजस्थान का और पंजाब का जो रूलिंग था, बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक के एडमिनिस्ट्रेशन के राइट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास थे। अब इसको 50 किलोमीटर किया गया। 50 किलोमीटर करने के बाद तकरीबन इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट के पूरे डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहे हैं। इनमें बाड़मेर में मुसलमानों की आबादी 15% के आसपास है, जैसलमेर में 25% के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि हज़ारों मस्जिदें इसकी चपेट में हैं। 350 नोटिस उन्होंने इशू किए थे। उन 350 नोटिस में तकरीबन 25 को लेकर हम कोर्ट गए थे। उसकी हियरिंग हुई है, आर्डर रिज़र्व है, आ जाने की उम्मीद है। हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, डिटेल उस पर काम चल रहा है। अगर वो ऑर्डर हमारे ख़िलाफ़ आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल होगा इन मस्जिदों को बचाने के लिए, वो लड़ाई हम लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। फिर उसके बाद भारत का इतिहास तय करेगा, और भारत के कानून व्यवस्था पर जब लिखा जाएगा तब भी ये बात तय होगी कि इन मस्जिदों को तोड़ने में किसका हाथ था। यहाँ पे दो चीज़ है। एक तो यहाँ पे मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए किसी ओपन स्पेस में नहीं देते हैं जगह। दूसरी जगह मस्जिद को तोड़े, कह रहे हैं मस्जिद जाओ नमाज पढ़ो, मस्जिद तोड़ दे। तो अब मुसलमान करे क्या ऐसे? सबसे बड़ा मसला ये है कि जो असल मसला जो है सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे। आप अभी सावन आने वाला है, जो दिल्ली से हरिद्वार जाने का हाईवे है वो पूरा आप बंद कर देंगे, और वो 15 दिन बंद रहेगा।
आप 2 मिनट पे मुसलमान अगर बाई चांस मस्जिद भर गई है और नीचे 2 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ रहा है तो आप मुसलमानों को जूतों से लात मारेंगे नमाज़ पढ़ते हुए। और फिर डीजीपी पुलिस जो है वो आपका हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगा। और मुसलमान अगर सड़क पे नमाज़ पढ़ लेगा 2-5 मिनट के लिए तो आप जो है वो उसके ऊपर केस बुक कर देंगे। कलकत्ता में कोर्ट तक ने कहा कि साहब जो है नहीं ये सड़क पे नहीं होना चाहिए, और ये कोशिश कहा गया, लग रहा है मुसलमान हमेशा सड़क पे नमाज़ पढ़ता है, कभी कभार किसी इलाके में फ्राइडे में या ईद में नमाज़ हो जाती है, फिर उसके बाद 15 दिन के लिए वो वही रोड ब्लॉक कर दी गई योगा के लिए। तो दरअसल ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। नई मस्जिदें आप बनाने नहीं दे रहे, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सबसे पहले बजरंग दल वाले वहाँ बैठ के गाना बजाना करना शुरू कर देते हैं। ना मस्जिदें आप बनाने देते हैं, जब मस्जिदें बनी हुई हैं उनको आप तोड़ने की फ़िराक में हैं, नमाज आप पढ़ने नहीं देना चाह रहे। तो जाहिर सी बात है ये कलेक्टिव पनिशमेंट का और किसी भी इंडिविजुअल के अपने जो रिलीजन के प्रैक्टिस करने का राइट है, जो बुनियादी राइट में से कि बुनियादी सिविल राइट है, उसका वायलेशन है। और उसके साथ में जो यहाँ का कॉरपोरेट मीडिया है वो लगा हुआ है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। हमने ये सब इस्लामोफोबिया यूरोप में भी देखा है, यूएस में भी देखा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन इसको डिस्ट्रॉय करेगी। कैसे डिस्ट्रॉय करेगी? क्या आपको कुछ होप नज़र आता है? बिल्कुल होप नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसके खिलाफ खड़े भी हुए हैं। बाड़मेर में जो जुलूस निकला उसमें 80% तो हिंदू थे। जैसलमेर में जो जुलूस निकला मस्जिद तोड़ने के खिलाफ उसमें 80% तो हिंदू थे। तो ये होगा बदलाव। बहुत से लोग डरे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो इसको पसंद नहीं कर रही है। एक दूसरा चीज़ वो आता है कि वो हिस्टोरिकल मॉस्क को कन्वर्ट किया जा रहा है मंदिरों में, जैसे कमल मौला में हुआ, इस तरह से बहुत सारे केस चल रहा था। तो वही मैंने कहा कि ये तो खुद इंडियन जुडिशरी को तय करना है कि जो 2011 का बनाया हुआ वर्शिप प्लेस एक्ट है वो कचरे के डिब्बे में डाल के अनाउंस कर दें। वो कचरे के डिब्बे में डाल दें वर्शिप प्लेस एक्ट। किसी भी, अपनी तो ताजमहल के बारे में बात चल रही है, आप कमाल मौला में परेशान है, ताजमहल को बोला गया सेंटर रिपोर्ट दे। तो ठीक है, देखेंगे ये भी कब तक होगा, कहाँ तक जाएगा।